बदलाव परीक्षा में नौकरशाही। भारत की जिस नौकरशाही की देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी थी, उसी ढांचे को लेकर अब सरकार के भीतर से ही सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने बीते दिनों कहा है कि 20 से 30 साल के लाखों युवा अपने जीवन के बहुमूल्य और 8 साल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। आईएएस, आईपीएस और दूसरी सेवाओं में जाने की मनगढ़ंत तृष्णा कर वर्ष लाखों युवाओं की ऊर्जा की बर्बाद कर रहे हैं और कोचिंग संस्थान भी इसी रवैये के उपज हैं। सान्याल की बातों की आलोचक में सिविल सेवा परीक्षा से संबोधित हुए कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना उपयोगी होगा। वर्तमान इस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 32, ओबीसी के लिए 35 और एसटी के लिए 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 6 बार परीक्षा दे सकता है, ओबीसी ने 9 बार और एससी और एसटी इसे 16 बार। पहला प्रश्न आयु सीमा और प्रयासों की संख्या को लेकर ही उठता है। 1959 में दौलत सिंह कोठारी समिति की सिफारिश पर सभी परीक्षाओं को मिलाकर एक सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई है और उम्र 26 से बढ़ाकर 28 वर्ष की गई है, जिसमें 3 प्रयास सामान्य वर्ग के लिए और शेष के लिए रियासत के साथ दिए गए हैं। उससे पहले उम्र पर 24 से 26 तक ही सीमित थी और 28 वर्ष करने के पीछे तर्क था कि तब तक देश में साक्षरता दर कम थी और ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए इसकी जरूरत थी। वस्तुतः मौजूदा आईएएस की परीक्षा ब्रिटिश कालीन की आईसीएस परीक्षा का बदला हुआ नाम है। ब्रिटिश शासन में इस सेवा में भर्ती की उम्र 19 वर्ष और फिर बढ़ाकर 21 वर्ष की गई थी। इसके पीछे यह सोच रहे हैं कि प्रशासन चलाने के लिए हमें योग्य चाहिए। युवाओं के बल पर ही ब्रिटिश ने दुनिया पर राज किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारी गरीबी और विशेष परिस्थितियों में सुधार की जरूरत थी, लेकिन सुधार के नाम पर बिगड़ की नहीं, हमारी साक्षरता बढ़ी है। समाज के सभी वर्ग उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, बावजूद उसके प्रशासनिक क्षमता को दरकिनार करती हो राजनीति रेवड़ी के नाम पर उम्र लगातार बढ़ाई जा रही है। मंडल आयोग के बाद उम्र 28 से बढ़ाकर 30 की गई है। फिर संप्रग सरकार ने 2004 की आयु सीमा को बढ़ाकर 30 से 32 कर दी है। प्रश्न यह है कि क्या 30 की उम्र पार कर चुके अभ्यर्थी आईआईटी की यादी से निकले हुए उन नौजवानों को मुकाबला कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 25 साल की होती है। आर्थिक आयु सीमा और प्रयासों पर कई बार उंगली उठाई गई है। यह स्वाभाविक है कि प्रतिभाशाली का चुनाव नहीं है। सुविधाओं के लिए देश की नीति न्याय बनाने की चाह में रट्टा मार कर कोचिंग संस्थाओं में डेरा डाले चंद युवाओं का मैदान ज़्यादा है। प्रशासनिक सुविधा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी आयु की सीमा और प्रयासों को कम करने की बात कही है। इस संबंध में कई समितियों की सिफारिश भी लंबित पड़ी है। आयु सीमा घटाने के सवाल पर कुछ लोगों ने गरीबों को दुहाई देने लगते हैं, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि गरीबों को भला एक सक्षम और पारदर्शी और योग्य नौकरशाही ही कर सकती है। युद्धपुंज और अपेक्षाकृत उम्रदराज लोग नहीं हैं। कुछ और सुधारों को भी जरूरत लगती है कि यूपीएससी को इसका एहसास होगा कि 2011 में शुरू हुई सीसेट परीक्षा लगभग लटारी का खेल बन चुकी है। उससे पूर्व के आंकड़े बताते हुए कि पहले ऐसा नहीं था। मौजूद प्रारंभिक परीक्षा में एक तरह की तुक्केबाजी
ही रही है। पहली बार में इन सेवाओं में सफल होने वाला कई बार प्रशासनिक परीक्षा में भी फेल होता रहता है और लगातार प्रारंभिक परीक्षा में फेल होने वाला अचानक टॉपर्स में भी शामिल हो जाता है। नौजवानों की मानसिक स्थिति पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आत्महत्या तक की खबरें आती हैं। कोठारी समिति की मूल सिफारिशों की मुख्य परीक्षा का एक विशेष प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल था। यह तो उसे तुरंत ही वैसे ही वापस लाया जाए जो मुख्य परीक्षा से भी विकल्प विषय को बेहतर किया जाए। 2000 में प्रोफेसर और अलघट कमेटी की कानून को लोक प्रशासनिक जैसे विषय के जोड़े जाने की बात कही थी, जिनकी जरूरत हर नौकरशाही को अपने पूरे कार्यक्रम में रहती है। ट्रेनिंग के दौरान इन विषयों की फिर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। पिछले 10 वर्षों में इस सुझाव को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। जो भी अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा पास कर के साक्षात्मक होते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें राज्य के स्तर और दूसरे संस्थान मौका दे। लाखों उम्मीदवारों में से एक यूपीएससी जैसे संस्थान से इस स्तर तक की पहुंचे नौजवानों में कुछ तो योग्यता होगी ही। उन्होंने ऐसा अवसर न मिलने पर ही वे शहर दर शहर दूसरी परीक्षा में बैठते रहेंगे और कोचिंग संस्था भी कुत्ते की तरह बढ़ते रहेंगे। सरकार उसकी यूपीएससी को इसका एहसास होना चाहिए कि फिलहाल देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहली प्राथमिकता यूपीएससी नहीं है। 21वीं सदी के अनुकूल उनकी योग्यता का फायदा अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया उठा रही है, लेकिन हम उन्हें सही अवसर देने में असफल रहे हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालय की तरह भागते छात्राओं की भीड़ दुनिया के दिग्गज और बहुराष्ट्रीय कंपनी के शीर्ष पर आसीन भारतीय नौजवान इसके प्रमाणित हैं। आत्मनिर्भरता भारत के लिए सुधार के कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के प्रशासनिक स्तर पर भी। संजीव सन्याल का सुझाव सही है कि उचित होगा कि आम चुनाव के बाद नई सरकार स्टील फ्रेम में लगी हुई है, जंग को सबसे पहले ठीक करे और भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ कही जाने वाली नौकरशाही को ठीक किए बिना अमृतकाल में विकसित भारत का सपना साकार होना मुश्किल है। मोदी सरकार ने आज़ादी के बाद के उलझे हुए कई मामलों को सुलझाने में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। अब समय आ गया है कि नौकरशाही में भी आमूलचूल बदलाव किया जाए। कच्चा त्रिपुर तकरार। चुनाव के समय कब कोई नया मुद्दा उठ जाए या किसी पुराने मुद्दे को नई सिरे धारा दी जाएगी, इसका ठिकाना नहीं होता है। कच्चा टीपू की मुद्दा ऐसा ही है। भाजपा इस मुद्दे पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और द्रमुक जब तक यह मांग करती रही कि एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपे गए इस द्वीप को वापस लिया जाए, वह इस मांग को लेकर मोदी सरकार और दावा भी बनाती रही है। लेकिन सूचना अधिकार कानून से मिली इस तरह की जानकारी ने उसे निरस्त सा कर दिया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और ने जब इस द्वीप को श्रीलंका को देने का समझौता किया तो उस समय तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और द्रमुक भी इसके पक्ष में ही थी। भाजपा ने तत्वों को समझने में रख कर जो सवाल उठाए उनका जवाब ना तो द्रमुक को देते हैं बन रहा है और ना ही कांग्रेस को, जहां द्रमुक के पास केवल यही कहने को है कि आखिर भाजपा को अब यह मसाला क्यों याद आ रहा है। वो कांग्रेस कच्चा द्वीप समझौते पर ही कुछ कहने के स्थान पर यह आरोप उछाल रही है कि मोदी सरकार ने भी तो बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए थे। यहाँ पर भूल रही है कि बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए गए थे तो कुछ उससे लिए भी गए थे। तो कच्चा
दीपू को श्रीलंका को सौंपने से तो भारत घाटे में ही रहा है। यह ठीक है कि कच्चा दीपू को श्रीलंका को सौंपने के 10 को पुराने समझौतों को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी तह तो जाना ही चाहिए कि आखिर इस द्वीप को श्रीलंका को देने के बदले भारत को हासिल क्या हुआ है। इस समझौते के चलते तमिलनाडु के मछुआरों को अब खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले उन्हें इस द्वीप तक जाने और वहां पर अपने जाल सुखाने की सुविधाएं थी। समझौते के बाद भारतीय मछुआरे से न केवल यह अधिकार छीना गया, बल्कि श्रीलंका की नौसेना को उन्हें तंग करने और गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है। श्रीलंका की नौसेना आई-3 तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने के साथ उनकी नौकाएं भी जब्त कर लेती है। साफ है कि इन मछुआरों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी है और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मसाला भी है। कांग्रेस इस तरह के कच्चा दीपू समझौते से भारत को होने वाले लाभ गिनाने की स्थिति में नहीं है। उसी तरह उसके पास भी इस सवाल का भी कोई ठोस जवाब नहीं है कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान की सेना के कब्जे में बने रहने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने युद्ध विराम करना क्यों तय किया है। यह प्रश्न इसलिए विचलित करता है क्योंकि भारतीय सेना इस इलाके में घुस आई और पाकिस्तान सेना को खदेड़ने की स्थिति में थी, और यदि उसे कुछ दिन का समय और मिल जाता तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता और कश्मीर समस्या सिरदर्द नहीं बनी होती। मेहनत का फल बिहार बोर्ड के मैट्रिक का सुखद परिणाम बता रहे हैं कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। 82.91% छात्र छात्राओं ने परीक्षा पास कर पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर परिणाम हासिल करने का कीर्तिमान बनाया है। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होने की तो ऐसी मारामारी कर रहे हैं कि जिससे 51 छात्र छात्राओं ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लिया है। टॉपरों की लिस्ट में कोई मजदूर का बेटा है तो कोई किसान का। यानी इन्होंने बताया कि प्रतिभा और संसाधनों की मोहताज नहीं है, बस उन्हें उचित मंच चाहिए। शिक्षा विभाग ने यह मंच उपलब्ध कराया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। अब मासिक परीक्षा से पढ़ाई का सतत मूल्यांकन होता है कि तो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए विशेष कक्षाओं के इंतजाम होते हैं। बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति में ही सघन निगरानी से ही सुनिश्चित हुआ है कि बच्चे स्कूल आए हैं और उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ शिक्षा मौजूद मिले। कुछ वर्षों पूर्व तक आलम यह था कि मास्टर साहब महीने में ही एक बार हाजिरी लगा जाते हैं और थे बच्चे मिड डे मील की खास कर घर चले जाते थे। कड़े अनुशासन से तस्वीर बदल गई है। इसका सर्वाधिक फायदा उन माँ बाप को हुआ है जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में उन्हें मन महसूस कर ही पढ़ाते हैं। अब हालत बदलने के बाद अभिभावकों के सपनों को पंख लग रहे हैं कि उनकी खुली आंखें देख रही हैं कि किसान मजदूर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़कर निजी स्कूलों के बच्चों के समतुल खड़ा हो सकता है। हालांकि यह इतने का समय नहीं है। स्कूलों की पढ़ाई की ओर बेहतर करने की संकल्प लेने का समय है। 72% विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो गए हैं। उनके सफल न होने का कारण ढूंढने पर भविष्य में और शानदार परिणाम हासिल होना सुनिश्चित होगा। जैसे जैसे कमियां दूर होगी, बिहार बोर्ड के बच्चे शान के साथ ICSE बोर्ड के बच्चे के साथ कम ताल कर रहे होंगे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी शिक्षा में सुधारने की मौजूदा परिस्थिति संतोषजनक नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण है राजस्थान। राज्य का शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से
प्रकाशित कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक को लेकर राज्य में शिक्षा मंत्री की आपत्ति। उनकी एक आपत्ति यह है कि आखिर यह पुस्तक सत्र समाप्त होने के बाद क्यों आई है। दूसरी आपत्ति यह है कि इस पुस्तक में अवकारण पर ब्रिटिश का ध्वज क्यों प्रकाशित किया गया है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसी के बीच गुजरात से खबर आई है कि कच्छ के जिले में गांधी ग्राम में एक निजी स्कूल में अंग्रेजी की पुस्तक के एक पाठ में बच्चों को यह पढ़ाने में मिल रहा था कि गाय काली और सफ़ेद होती है, वह घास खाती है, हम इसका दूध पीना पसंद करते हैं और हम उसका मांस भी खा सकते हैं। इस पर जब अभिभावकों ने आपत्ति जताई तो स्कूल ने क्षमा मांगते हुए गलती दूर करने की बात कही। ये इकलौता मामले नहीं है। करीब 1.5 वर्ष पहले दिल्ली के एक निजी स्कूल में कक्षा में 4 के बच्चों की द ब्लू प्लेनेट नामक पुस्तक में यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्या होती है। अनुसूचित जाति का मतलब है बताया कि गया भारत की अछूत जाति। जब कुछ सजग अभिभावकों ने आपत्ति जताई तो स्कूली प्रिंसिपल ने ही सफाई दी कि हमने पाठ्यक्रम की जांच नहीं की थी, हमने प्रकाशक को सूचित कर दिया है। प्रकाशक ने कहा कि यह टाइपिंग की गलती हो सकती है, हम इसे शीघ्र ठीक कराकर नई पुस्तक देंगे। नई शिक्षा नीति को लागू किए हुए 4 वर्ष होने वाले हैं। इसके अमल में लंबा समय लगेगा, लेकिन इस पर एक शिक्षा नीति का मूल महत्व तभी है जब पाठ्य पुस्तकों में आवश्यकता परिवर्तन किए जाएं। यह काम हो तो रहा है, लेकिन कक्षा प्रगति से ही इसका प्रमाण। पिछले सप्ताह की ये खबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की NCERT कक्षा के 3 और 6 के लिए नया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक जारी करेगी। इसके बारे में CBSE की ओर से सभी स्कूलों को एक पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया कि इस पत्र पर यह भी लिखा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में से कोई बदलाव नहीं होगा। इसका अर्थ है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोर्स। यह स्थिति तब है जब भाजपा ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति लाने के वादा किया था। यह शिक्षा नीति मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी जुलाई 2020 में आ सकती है। नई शिक्षा नीति में देरी को देखते हुए पाठ्यक्रम में ही संशोधन एवं परिवर्तन के साथ नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का काम द्रुत गति से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और इसका प्रमाण यही है कि अभी तक केवल कक्षा 3 और 6 की ही नई पाठ्यपुस्तकें तैयारी हो सकी है। बीते 10 वर्षों में 3 शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान और चौथे शिक्षा मंत्री। इसका कालखंड में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय ने कर दिया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम के बदलने का जो भी काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए था वह न के बराबर हो सका है। और यह कुछ नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति हो तो कठिन कार्य भी अनन और फनन में हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण संप्रक्त शासन के समय के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने दिया था। उन्होंने यह मंत्रालय संभालते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन ही पहल की और 1 वर्ष के अंदर यह काम कर दिखाया कि मोदी सरकार के 4 शिक्षा मंत्री के 10 वर्ष में भी यह काम नहीं कर सके हैं। कम से कम उन्हें नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद तो इसका काम स्वस्थ प्राथमिकता देनी ही चाहिए थी। कोई नहीं जनता की यह कार्य प्राथमिकता सूची से बाहर है, क्योंकि बना रहा। निसंदेह कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के प्रभावित होने के कारण उन्हें परीक्षा के दबाव से मुक्त करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ कटौती
की गई थी, लेकिन पाठ्यक्रम के परिवर्तन के मामले में जो वांछित था वह नहीं हो सका है। यदि स्कूली पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव नहीं किए जाते तो नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, उसके माध्यम से भावी पीढ़ी को देश की आवश्यकता को तैयार करने का उद्देश्य को पूरा होने वाला नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री पाठ्यक्रम में संशोधन परिवर्तन की जरूरत तो जताते रहे हैं, लेकिन उनके पास इस प्रश्न को उत्तर नहीं कि आखिर इस जरूरत की पूर्ति क्यों नहीं हो पाई है। आखिर भावी पीढ़ी को वही पाठ्य पुस्तक की क्यों पढ़ाई जा रही है जिनकी पाठ्य सामग्री की शिकायत है। सबसे अधिक शिकायत इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को से है। यह एक तथ्य है कि भारत के इतिहास के नाम पर छात्रों को दिल्ली का इतिहास ही अधिक पढ़ाया जाता है। यह इतिहासी पाठ यह एक पक्षीय है। इसमें देश के समग्र इतिहास की झलक मिलना तो दूर रहा है, यह तक कि पता नहीं चलता है कि देश के दूसरे हिस्से में सुहेल देव उल्ला चित और बरफुकन और मंत्रण वर्मा जैसे अनेक शासक हुए जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से न केवल लोहा लिया है बल्कि उनके दांत भी खट्टे किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भय भवन बनवाए हैं और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। इससे इनकार नहीं कि मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने के साथ अनुच्छेद 370 हटाने जैसे ऐसे साहसिक कार्य किए हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी कठिन था। लेकिन यह भी सही है कि इनकी शिक्षा की मोर्च पर जो कुछ अपेक्षित था वही नहीं हो सका है। लेकिन दैनिक जागरण के एसोसिएशन